IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो रहा है झारखंड और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल के नतीजों को जानने का। जी हां, क्या फिर से एक बार मोदी चमत्कार होने वाला है इन दो राज्यों में? क्योंकि मोदी का अश्वमेध जो लगातार चल रहा है मई के महीने से, वो तमाम राज्यों में बीजेपी को जीत दिला चुका है। क्या झारखंड और जम्मू कश्मीर का चुनावी गणित बैठने वाला है? क्या बीजेपी दोनों जगह पर बहुमत में आएगी? कुछ ही पलों में एग्जिट पोल के नतीजे आपके सामने होंगे। सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल है हमारे लिए एक्सिस एपीएम का ये एग्जिट पोल है। और मैं आपको बता दूं, आप आज बहुत से चैनल्स पर, बहुत सी जगहों पर एग्जिट पोल देख रहे होंगे, लेकिन IBN 7 ही एकमात्र ऐसा चैनल है जिसने सभी एक एक सीट पर एग्जिट पोल कराया है। झारखंड की 81 और जम्मू कश्मीर की 87, यानी कुल मिलाकर 168 सीटें। 168 सीटों का पूरा नतीजा, पूरे अनुमान जो एग्जिट पोल कहते हैं, वो आपको कुछ ही पलों में अपनी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। हमारे एक्सपर्ट्स तमाम आंकड़ों को जुटा रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स उसको एनालिसिस कर रहे हैं और अगले ही पलों में जैसे ही तमाम जानकारियां मेरे पास आती हैं, वो एग्जिट पोल के एक एक सीट के नतीजे आपके सामने यहीं IBN 7 की स्क्रीन पर मिलने वाले हैं। मेरे साथ इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बहुत से मेहमान भी जुड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि पहले 1 घंटे में हम झारखंड की बात करेंगे, यानी 8 बजे तक, और 8 से 9 बजे के बीच में हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जो खास मेहमान झारखंड पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उसमें बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता नेता नवल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विजय सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, एक्सिस एपीएम के एमडी प्रदीप कुमार गुप्ता इस वक्त मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं पूरा एनालिसिस करने के लिए। हम आपको एक बार फिर बता दें, एग्जिट पोल एक एक सीट का, जी हां, एक एक सीट का, अगर आप झारखंड में रहते हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं और अगर आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी सीट पर कौन जीत रहा है ये मैं आपको कुछ ही देर में बताने वाला हूं। इसके पहले हम देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस क्या है। फाइनल से पहले ISL की हुई शानदार क्लोजिंग सेरेमनी। फाइनल में आज मुंबई में टकराएंगी सचिन और सौरभ की टीम। केरल और कोलकाता के बीच दमदार मुकाबले की उम्मीद। ऑस्ट्रेलिया में लगातार दूसरी हार से धरा रह गया टेस्ट सीरीज जीतने का सपना। ब्रिस्बेन में कंगारुओं ने दी टीम इंडिया को 4 विकेट से मात। 15 साल में पहली बार भारत की टेस्ट मैचों में लगातार 5वीं हार। क्या एक बार फिर से होगा मोदी चमत्कार? झारखंड और जम्मू कश्मीर की सभी सीटों के नतीजों का सटीक अनुमान थोड़ी ही देर में IBN 7 पर लगातार। जो भूले भटके बिछड़ गए उनको वापस लाएंगे, पसंद नहीं तो कानून करो। देश भर में धर्मांतरण पर मचे बवाल के बीच बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, जारी रहेगी भूले भटकों को घर वापस लाने की श्रृंखला, जल्द बनेगा भारत हिंदू राष्ट्र। जबरन धर्मांतरण को बीजेपी अध्यक्ष ने ठहराया गलत। गोडसे की मूर्ति विवाद पर बोले अमित शाह, पार्टी का कुछ लेना देना नहीं। प्रायोजक प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। क्या झारखंड में होगा मोदी चमत्कार? क्या मोदी के अश्वमेध का हिस्सा बनेगा झारखंड? जनता ने कर दिया है अपना काम। ईवीएम में बंद हो चुका है दिग्गजों का नाम। कौन बनेगा झारखंड का राजा? 23 दिसंबर को बजेगा किसका बाजा?
क्या एक बार फिर चलेगा गुरुजी का आदिवासी कार्ड या जनता को भाएगी नरेंद्र मोदी के विकास की बात? हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए। अगर बीजेपी को मिली सत्ता तो कौन संभालेगा बागडोर? क्या जेएमएम और कांग्रेस मिलकर लगाएंगे जोर? चुनाव के नतीजों से पहले IBN 7 पर देखिए झारखंड का एग्जिट पोल, सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन विश्लेषण। झारखंड की 81 सीटों का पूरा लेखा जोखा, किस सीट पर कौन मारेगा बाजी और किसकी होगी हार? क्या झारखंड में इस बार बनेगी टिकाऊ सरकार? देखिए एक्सिस और APM एग्जिट पोल। फिर एक बार मोदी चमत्कार। तो अब वो वक्त आ गया है कि हम एग्जिट पोल के नतीजे आप तक लेके आए। मैं चलता हूं अपने इलेक्शन रूम में और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजों में सबसे पहले बात हम झारखंड की करेंगे। झारखंड की 81 सीटें क्या कह रही हैं? प्रदीप सिंह हमारे साथ हैं, एनालिसिस करेंगे उन नतीजों का। सबसे पहले जानेंगे 81 सीटें क्या कहती हैं झारखंड की, किस तरीके से ये नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। कुल 81 सीटें हैं झारखंड में और वो देखनी आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या मोदी चमत्कार होगा? हम बात करेंगे वोट शेयर की। अगर मैं झारखंड के वोट शेयर की बात करूं, किसको कितने परसेंटेज वोट मिल रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। बीजेपी के खाते में 43%, जेएमएम को 19, जेवीएम को 16, कांग्रेस को 12 और अदर्स के खाते में कुल 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये नतीजे अभी हम आपको बता दें कि ये वोट परसेंटेज है। ये जो वोट परसेंटेज है, जो बीजेपी को 43% मिल रहा है, क्या ये वोट परसेंटेज बीजेपी के लिए बदलेगा सीटों में भी? वो सीटें क्या कहती है वो जानने भी इस वक्त बहुत जरूरी है। अब आ रही है सीट शेयर को देखने की, किसके खाते में कितनी सीटें आ रही हैं। और ये नतीजे भी अब हमारे सामने आ चुके हैं। एक्सिस APM का एग्जिट पोल आपके सामने है। आप देख सकते हैं बीजेपी 37 से 43 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। जेवीएम के खाते में 12 से 16 सीटें हैं, जेएमएम 10 से 14, कांग्रेस 7 से 11, अदर्स 4 से 8। बीजेपी अपने दम पर 81 में से 43 सीटें जीत सकती है, जो कि बहुमत के आंकड़े से ऊपर है। लगभग बहुमत बीजेपी को मिलना इस एग्जिट पोल से बिल्कुल साफ हो जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि हमने पूरी 81 की एक सीट का एग्जिट पोल किया है। तमाम तफसील के नतीजे भी आपको कुछ ही देर में इसी स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। एक सीट पर कौन सा कैंडिडेट, किस पार्टी का व्यक्ति जीत रहा है, ये डिटेल्ड, बिल्कुल माइन्यूट डिटेल आप हमारे सर्वे में देख पाएंगे। एक बार फिर से आंकड़े आपके सामने बताता हूं। 37 बीजेपी, 37 से 43 बीजेपी गठबंधन के पास। झारखंड विकास मंच, जो कि बाबूलाल मरांडी की पार्टी है, नंबर 2 पे है 12 से 16। जेएमएम सत्तारूढ़ पार्टी 10 से 14 बुरी तरीके से शिकस्त मिल रही है शिबू सोरेन को, हेमंत सोरेन को। कांग्रेस के खिलाफ जो मैंडेट हमने राष्ट्रीय स्तर पर देखा वो यहां भी है। 7 से 11 सीटें कांग्रेस की और अदर्स के खाते में 4 से 8 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर जो नतीजे हमारे पास आ रहे हैं वो ये दिखाते हैं, वो ये बताते हैं कि बीजेपी बड़ी आसानी से झारखंड में सरकार बनाने की एक कवायद बड़ी पूरी कर लेगी। मेरा पहला सवाल प्रदीप जी मैं आप ही से पूछूंगा, कोई आश्चर्य हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं सुमित जी। आप देखिए लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे, बीजेपी को 41% वोट मिले थे और 14 में से 12 सीटें मिली थी। तो अब 43% वोट मिल रहे हैं और 19% झारखंड मुक्ति मोर्चा को, जो दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है वोट के लिहाज से। तो अगर दुगने से ज्यादा का अंतर है तो निश्चित रूप से ये 2/3 मेजॉरिटी की ओर ले जाने वाला मैंडेट दिखाई देता है। इसमें कमी सीटों की संख्या में उसी हालत में आ सकती है अगर बीजेपी के वोट किसी खास क्षेत्र में कंसंट्रेटेड हो, कि कहीं उनकी जीत बहुत बड़ी बड़ी मार्जिन से हो रही हो और दूसरे क्षेत्रों में बहुत कम मार्जिन से हो रही हो या कम थोड़े अंतर से हार रहे हो। अन्यथा ये 2/3 बहुमत वाला मैंडेट है। पहले और दूसरे नंबर की पार्टी में अगर इतना बड़ा अंतर होगा, 21% बल्कि 14% का अंतर, ये बहुत बड़ा अंतर है। इतना बड़ा अंतर होने के बाद
14 या 24% का जी 24% का। तो ये क्लीन स्वीप लगता है बीजेपी का। लेकिन एक चीज और है, अब नतीजे आने पर पता चलेगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में ये माना जा रहा था कि शिबू सोरेन के साथ ही इस पार्टी का एक तरह से अवसान हो जाएगा। लेकिन इन चुनावों ने जिस तरह से जेएमएम चुनाव लड़ी है, खासतौर से हेमंत सोरेन ने, उन्होंने अपनी लीडरशिप को स्टैब्लिश करने का काम किया है। जी वो जेएमएम के नए नेता के रूप में उभरे हैं। उनको सीटें कितनी मिलती हैं, वोट कितने मिलते हैं, ये अलग बात है, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने कम से कम 2-3 मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर जाने को मजबूर किया। जब उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तो आदिवासियों की जमीन चली जाएगी, प्रधानमंत्री को 2-3 सभाओं में लोगों को आश्वस्त करना पड़ा कि जब तक मैं हूं तब तक ऐसा कभी नहीं होगा। प्रदीप जी, आप इंपॉर्टेंट बातें कह रहे हैं, लेकिन मैं बीच में आपको इसलिए टोक रहा हूं, मैथडोलॉजी क्या थी इस सर्वे की, ये समझाना भी दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये दावा कर रहे हैं कि एक्सिस एपीएम ने एक एक सीट का जाके अनुमान लगाया है। इस वक्त जो आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, मैं आपको समझा दूं, नीचे जो व्हाइट बैंड में आपको 3 जगह दिखाई दे रही है, झारखंड की 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज दिखाई दे रही हैं। उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये आंकड़े आपके सामने हैं। यानी अगर आप झारखंड में रहने वाले हैं या आप झारखंड की किसी पर्टिकुलर एक सीट का अनुमान जानना चाहते हैं, तो वो अनुमान इस वक्त स्क्रीन पर चलना शुरू हो चुका है। जो मेथड रहा उसके बारे में प्रदीप गुप्ता हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये सर्वे हमने किया कैसे। IBN7 के लिए ये सर्वे एक्सिस एपीएम ने किया है। इसके लिए झारखंड के हर विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच रायशुमारी की गई है, यानी पूरे 81 सीटों पर हमारे लोग गए हैं। हमने हर विधानसभा क्षेत्र में 200 से ज्यादा मतदाताओं की राय जानी है। कुल मिलाकर हमने झारखंड की 81 सीटों के लिए 16,200 से ज्यादा मतदाताओं का मिजाज जाना है। हमारी टीम हर चरण के बाद मतदाताओं के बीच पहुंची है और उनसे वैज्ञानिक तरीके से तैयार किए गए सवालों के जवाब लिए गए हैं। IBN7 के लिए एक्सिस एपीएम के सर्वे की सबसे खास बात यह है कि हमने समाज के हर तबके, हर उम्र के मतदाताओं से बात की है। वोटिंग को लेकर उनका मिजाज जाना है, इसीलिए हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि ये सर्वे जो एक्सिस एपीएम का है, IBN7 में आप देख पा रहे हैं, वो सबसे सटीक, माइन्यूटेस्ट और भरोसेमंद सर्वे है, डिटेल्ड सर्वे है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका सीट से जीत सकते हैं, ये हम अपने सर्वे के आधार पर कह रहे हैं। और ये हमने आपको जैसे कहा कि एक एक सीट के नतीजे अब मैं आपको बता रहा हूं। कुछ की कैंडिडेट्स हैं जिनके नाम इस वक्त आप स्क्रीन पर देखेंगे, हम उनके बारे में डिटेल से आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी और सीट के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन में नीचे की ओर जो व्हाइट बैंड चल रहे हैं उसमें हर एक 3-3 सीट का जिक्र आता जा रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो हेमंत सोरेन दुमका से चुनाव जीत सकते हैं। जेएमएम के हाजी हुसैन अंसारी माधोपुर सीट से चुनाव हार सकते हैं। जी हां, अंसारी साहब चुनाव हार सकते हैं, बड़े कैंडिडेट हैं। देवघर में आरजेडी के सुरेश पासवान को बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल रही है। अगली सीट देवघर की, यहां पर सुरेश पासवान जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, उनको बीजेपी से कांटे की टक्कर है। इसीलिए अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये सीट आरजेडी जीतेगी या बीजेपी जीतेगी। झारखंड के ही पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी धनवार सीट से चुनाव जीत सकते हैं। बाबूलाल मरांडी एक बड़े उम्मीदवार हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पहले बीजेपी में थे। उनकी जीत धनवार से तय दिख रही है हमारे इस एग्जिट पोल में। गिरिडीह सीट जो कि उनकी दूसरी सीट है बाबूलाल मरांडी की, उससे वो चुनाव हार सकते हैं। ये आप मन्नान मलिक को देख रहे हैं, कांग्रेस के धनबाद से। ये अपनी सीट पर हार सकते हैं। तो एक एक आदमी की सीट का जिक्र कैंडिडेट के हिसाब से आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है। बड़ी बात, बड़ी खबर जो निकल के आई है सर्वे में, वो झारखंड में बीजेपी को 43% वोट मिल रहे हैं और वो अपने दम पे सरकार बना रही है। संबित पात्रा, खुशी हो रही है, एक बार फिर मोदी चमत्कार। स्वाभाविक रूप से ये खुशी का विषय है कि जिस प्रकार से एक बहुत बड़े बढ़त के साथ भारतीय जनता पार्टी झारखंड में आ रही है, इससे पहले कि भारतीय जनता पार्टी खुशी मनाए, ये खुशी का अवसर झारखंड के लिए है। क्योंकि बहुत अरसे के बाद, बहुत अरसे क्यों, जब से झारखंड का निर्माण हुआ है सन 2000 में,
उसके पश्चात पहली बार ऐसा होगा कि झारखंड में एक स्थायी और स्थिर सरकार बनेगी। क्योंकि आज तक अगर झारखंड का विकास नहीं हो पाया है तो उसका कल्प्रिट है इंस्टेबिलिटी और एक स्थिर सरकार का ना बन पाना। तो आज ये जो खुशी का विषय है, पहले तो मैं बधाई झारखंड की जनता को देना चाहूंगा कि आखिरकार उन्होंने एक ऐसा मैंडेट दिया है जिस मैंडेट के कारण उन्हें डेवलपमेंट मिलेगा। और उसके बाद मैं कहूंगा कि यह हर्ष का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे लिए खुशी का विषय है कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में विकास को लेकर हम झारखंड में जाएंगे। जी, प्रदीप गुप्ता, एक्सिस एपीएम के एमडी प्रदीप गुप्ता मेरे साथ मुंबई से हैं। प्रदीप जी, अभी आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, माफी चाहता हूं, आपसे शुरू में बात करनी चाहिए थी मुझे। मेथोडोलॉजी हमने समझाई, उम्मीद है कि आपने सुना होगा। जी, एक एक सीट पर जाने की क्या जरूरत है? क्यों इतना माइन्यूटेस्ट सर्वे कराया गया? क्यों हमने एक एक सीट पर जाने की चीज तय की? जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत एक विशिष्ट देश है और यहाँ पर हर एक 10 किलोमीटर पे भाषा और डायनामिक्स बदल जाते हैं। तो किसी भी सीट को किसी के साथ जनरलाइज करना, ये हम नहीं समझते कि ये सही मेथोडोलॉजी है। तो ज़रूरी ये है कि हर सीट पर जाया जाए और उसका रुझान जाना जाए। इसलिए हम हर एक सीट पर जाते हैं और वहाँ की जनता मतदाताओं से बात करते हैं और एक विशिष्ट प्रश्नावली के तहत हम बात करते हैं, जिस प्रश्नावली में सारी पार्टियों के चुनाव चिन्ह इंकित हैं। जी, तो चुनाव चिन्ह के आधार पे आप पूछते हैं? सिर्फ चुनाव चिन्ह नहीं, इसके दो पहलू हैं। प्रश्नावली और फेस टू फेस इंटरव्यू के दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि हमें उनकी डेमोग्राफिक जानकारी लेना। डेमोग्राफिक जानकारी से तात्पर्य है उनकी इनकम क्या है, शिक्षा क्या है, जाति क्या है, ग्रामीण है, शहरी है और इनकम ग्रुप क्या है। ये इस तरह की जानकारी तो जैसी डेमोग्राफी हमारे हिंदुस्तान की है आम तौर पर जो माना जाता है कंसेंसस में, वैसी डेमोग्राफी का आप ध्यान रखते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में जब आप जानते हैं? बिल्कुल, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेमोग्राफी अलग है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के डायनामिक्स अलग हैं। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जब हम उसके बाद पहला चरण है कि हम सारा फेस टू फेस इंटरव्यू करते हैं, जिसमें मैंने बताया डेमोग्राफिक जानकारी लेते हैं, और उसके बाद जो दूसरा चरण है मन की बात। मन की बात से मेन 3 चीजें होती हैं। एक है आकलन, दूसरा है उम्मीद और तीसरा है उपयुक्त। आकलन से संबंध है कि पिछली सरकार या पिछले कैंडिडेट का कार्यकाल आपको कैसा लगा। जी। उम्मीद से तात्पर्य है कि आपकी जो पिछली वोट देते समय जो आपने उम्मीद की थी उस सरकार या उस कैंडिडेट से, क्या वो उम्मीद पूरी हुई, क्या वो कैंडिडेट या सरकार उस उम्मीदों पे खरी उतरी। ये दूसरा है उम्मीद। और तीसरा है उपयुक्त। अब आपकी आने वाली सरकार या जिसके लिए आप मतदान करके आए हैं, उनके प्रति भी आपकी जरूर कोई ना कोई उम्मीद होंगी, तो आप उसके लिए किसको उपयुक्त ठीक है प्रदीप जी, आप रहिए मेरे साथ। चीजों की हम प्रदीप जी है हमारे साथ, विजय सिंह भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, मैं आऊंगा आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहा हूं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस एग्जिट पोल से पता लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी सरकार झारखंड में खो रही है और बीजेपी को उसका सीधा फायदा मिल रहा है। और इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं सीधे झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय सिंह जी के पास आपको लेके चलूंगा। विजय सिंह जी, आपसे पूछेंगे, क्या आपको झटका लगता है ये देख के कि आपकी सरकार जा रही है? देखिए, अभी तो चुनाव यहाँ झारखंड का संपन्न हुआ है आज, और 5वें चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद हम लोग का अपना जो आकलन है, इस झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी, क्योंकि इस क्षेत्र की जनता, यहाँ के जनमानस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ के कानून के बदलाव की बात कर यहाँ के जनमानस के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, और यहाँ का एसपीटी और सीएनटी एक्ट में बदलाव लाने की बात कर दी है। इस आधार पर यहाँ के जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने हमारे पक्ष में मतदान किया है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पूरे देश में नरेंद्र मोदी की हवा चल रही है। हमने हरियाणा में देखा, पहली बार बीजेपी की सरकार बन गई।
हमने महाराष्ट्र में देखा बीजेपी ने अपने दम पे सरकार बना ली। इन परिस्थितियों में आप जो कुछ दिख रहा है, एग्जिट पोल भी बता रहा है, फिर आप ये कैसे सपना देख रहे हैं विजय सिंह जी? देखिए मेरा सपना यह है कि इस राज्य का निर्माण झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आंदोलन के बल पर किया है और इस राज्य के अपने मुद्दे हैं। जल, जंगल और जमीन के बुनियाद पर यह राज्य खड़ा है और जल, जंगल और जमीन के तमाम भावनाओं को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी। संबित पात्रा, एक क्विक रिएक्शन आपका। 14 वर्षों बीजेपी ने लेट डाउन किया है, जल, 10 वर्ष जंगल, तक। जमीन की बात नहीं की है। एक क्विक रिएक्शन, ब्रेक में जाना है संबित। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से 1.5 वर्षों से हम इनके यूपीए के गठबंधन की सरकार देख रहे हैं, जेएमएम को खुद देख रहे हैं काम कैसा हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज झारखंड में बालू चोरी का है। पिता ने कोयले के खदानों पर डाका डाला था और बेटे ने किस प्रकार से झारखंड के बालू पर डाका डाला है, ये पूरे झारखंड ने देखा है। कोयले चोर को और बालू चोर को कोई नहीं छोड़ने वाला, यही आपका सर्वे भी बता रहा है। चलिए ठीक है, नतीजे 23 तारीख को पता लगेंगे। बता दें आपको, सबसे पहले सुबह 6 बजे से सबसे फास्ट और सबसे सटीक नतीजे आप IBN 7 पर देखिएगा 23 तारीख मंगलवार को सुबह 6 बजे से। इसके अलावा अगर आप झारखंड की एक एक सीट का तफसील से जानना चाहते हैं, कौन सीट किस सीट पे कौन जीत रहा है, तो हमारी वेबसाइट www.ibnkhabar.com पे जाकर आप तमाम डिटेल्ड सर्वे के नतीजे देख सकते हैं जो कि एक्सिस APM ने हमारे लिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप एक्सिस APM और IBN 7 का ये एग्जिट पोल देख रहे हैं। झारखंड की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं और ये एग्जिट पोल तमाम एग्जिट पोल से इसलिए अलग है कि हमने पूरी 81 की 81 सीटों पे जाके उसके नतीजों का अनुमान लगाने की कोशिश की है। हमारे स्क्रीन पर एक एक डिटेल आपके सामने चल रहा है। इस वक्त मैं जब बात कर रहा हूं तो हम सबसे पहले आपको बता दें, हम सर्वे की मेथोडोलॉजी आपको दिखाई रहे हैं। हम सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि कैसे हमने इन नतीजों तक पहुंचे हैं। हमारा वोट परसेंटेज क्या रहा, हम जो तमाम पार्टियों को जो वोट परसेंटेज मिल रहा है इस एग्जिट पोल के मुताबिक, वो आपको सबसे पहले दिखाते हैं। बीजेपी के खाते में 43% वोट जा रहे हैं, JVM के खाते में 16%, JMM के खाते में 19%, कांग्रेस के खाते में 12%, अदर्स के खाते में 10%। मैं आपको बता दूं, बीजेपी को 18% का फायदा हो रहा है, कांग्रेस को 12% का नुकसान हो रहा है, झारखंड विकास मंच को भी 7% का फायदा है। ये वोट शेयर है। अब इस वोट शेयर को अगर हम सीटों में तब्दील करें तो सीट कितनी आती है? बीजेपी को 37 से 43 सीटें, JVM को 12 से 16 सीटें, JMM को 10 से 14 सीटें, कांग्रेस को 7 से 11, अदर्स को 4 से 8। और अगर अब मैं कंपैरिजन करूं वर्तमान जो निवर्तमान विधानसभा है उसके साथ, यानी 2009 में जो चुनाव के नतीजे आए थे, वो कंपैरिजन भी आपके सामने अब हम पेश करते हैं। बीजेपी को 2009 में 25% वोट थे, इस बार 43% है। ये हम वोट परसेंटेज की बात कर रहे हैं। JVM को भी 7% का फायदा हो रहा है, JMM को 4% वोट का फायदा हो रहा है। उनके खिलाफ उनकी सीटें भी बढ़ रही हैं, उनको 4% वोट का फायदा भी हो रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। कांग्रेस को 12% वोट का नुकसान है, अदर्स को 17% वोट का नुकसान है। क्योंकि इस बार कांग्रेस RJD के साथ है और JMM अकेले चुनाव लड़ रही है, तो JMM को अकेले चुनाव लड़ना कम से कम उनके आंकड़ों के मुताबिक उनके लिए फायदेमंद है। अब मैं अगर सीटों की बात करूं कंपैरिजन वाइज पिछली बार से 2009 से, तो बीजेपी को 23 सीटें थी, बढ़ के 43 तक पहुंच रही हैं। 17 से 20 सीटों का फायदा है। JVM के पास 11 थी, बढ़ के 12 से 16 हो रही हैं। JMM के पास 18 थी, 10 से 14 हो रही है। माफ करिएगा, सीटें कम हो रही हैं, परसेंटेज उनका भले ही बड़ा। कांग्रेस के पास 21 थी, लेकिन घट के 7 से 11 हो रही है। और अदर्स के पास 8 सीटें थी, जो अभी भी 4 से 8 आती दिखाई दे रही है। यानी बीजेपी इस एग्जिट पोल की सबसे बड़ी गेनर के तौर पर, फायदेमंद पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई है। कुल मिलाकर एक बार फिर मोदी चमत्कार, ये बात झारखंड में बड़ी आसानी से कही जा सकती है। विजय सिंह जी
माफ करिएगा, मैं पहले विजय सिंह के पास जाऊं, उसके पहले नवल शर्मा के पास जाऊंगा। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं नवल शर्मा जी। नरेंद्र मोदी का चमत्कार देश के लगभग हर राज्य में फैलता जा रहा है, झारखंड तक पहुंच गया है, बिहार भी आने वाला है, घबराहट होती है? देखिए सुमित जी, आप जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, भारत के चुनावी इतिहास में एग्जिट पोल की अपनी एक सीमा रही है, और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक यह कहूंगा कि मैं इस एग्जिट पोल के नतीजे से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इसलिए नहीं रखता हूं कि झारखंड का राजनीतिक तेवर अलग है। बिहार की तो बात फिलहाल नहीं की जाए, क्योंकि बिहार तो अपने नए नए राजनीतिक प्रयोगों के लिए जाना जाता रहा है शुरू से ही। हम झारखंड की बात कर रहे हैं। झारखंड में जो परिस्थितियां हैं, आप हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के परिणाम से झारखंड की तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड की अपनी समस्याएं हैं, झारखंड की अपनी अलग संस्कृति है। जैसा विजय सिंह जी बता रहे थे कि जल, जमीन, जंगल और आदिवासी ये झारखंड की मूल संपदा है, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बुनियाद पर जो पूंजीवादी अभियान चलाया गया, झारखंड की बहुसंख्यक जनता इस बात को लेकर पूरे चुनाव प्रचार में आशंकित थी कि बीजेपी की सरकार अगर बनेगी तो ये लोग सीएनटी एक्ट को खत्म कर देंगे, ये लोग एसपीटी एक्ट को खत्म कर देंगे। अभी संबित पात्रा जी कोयला चोरी की बात कर रहे थे। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि झारखंड अर्जुन मुंडा जी के जमाने में कोयला चोरी के लिए काफी विख्यात हुआ था, और अर्जुन मुंडा जी के काल में ही सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कई सारी लीजें दी गई थी। आपको याद होगा संबित पात्रा जी कि दक्षिण भारत की एक कंपनी को बिना टेंडर निकाले 113 किलोमीटर के रोड का ठेका दे दिया गया था और 3700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। यह आप ही का शासनकाल था। यह बात अलग है कि आपने कभी बाप बेटे की सरकार कहकर, तो कभी लोकसभा चुनाव के समय मां बेटे की सरकार कहकर जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि उसी बाप बेटे की सरकार के साथ आपने दो बार मिलकर सरकार का गठन किया। संबित पात्रा, उसी मां बेटे की पार्टी से आपने कई सारे लोगों को टिकट भी दिया। तो मुझे लगता है सीधा हमला। मोदी जी की कथनी और करने का जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा तैयारी से आए हैं, जवाब दीजिए। मैं दरअसल नवल शर्मा जी की किसी बात को सुन नहीं पाया क्योंकि साउंड में कोई प्रॉब्लम है, मगर मुझे इतना लग रहा था कि वो कह रहे थे कि ऐसे आंकड़े नहीं आने वाले हैं जैसा आप एग्जिट पोल में दिखा रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि यही वो 2014 के लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में भी कह रहे थे, यही ये हरियाणा के समय भी कह रहे थे, महाराष्ट्र के समय भी कह रहे थे कि वो एग्जिट पोल में विश्वास नहीं रखते और ऐसा कुछ आंकड़ा नहीं आने वाला है। चाहे झारखंड की कहानी कितनी भी अलग हो, जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है उससे बढ़कर ही नतीजे आएंगे, यह भी आप और मैं 23 तारीख को देखने वाले हैं। जेडीयू हमारे साथ था 2005 में भी, जब सरकार बनी थी जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ था। अगर उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के लिए अच्छा नहीं किया तो वो हमारे साथ समय समय क्यों बना हुआ था, वो छोड़ के जा सकता था। मगर आज झारखंड को जो स्टेबिलिटी मिलने वाली है भारतीय जनता पार्टी के कारण से, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। कुछ बोल रहे हैं नवल शर्मा, जवाब दे रहे हैं। नवल शर्मा बोलिए। हाँ सुमित जी, मैं इनकी संबित पात्रा जी की जानकारी के लिए बता दूं कि जी ये बार बार स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। झारखंड में 9 साल आपकी सरकार रही, तो पहले तो जनता को हिसाब आपको देना चाहिए। दूसरी बात कि अगर अस्थायित्व विकास की गारंटी है, अस्थायित्व विकास की गारंटी है, तो भाजपा शासित राज्यों में घोटाले के इतने बड़े बड़े मामले कैसे उभर कर सामने आए भाई? झारखंड में आपके कार्यकाल में जो वित्तीय अनियमितता बरती गई, ऐसा क्यों हुआ? तो अस्थायी सरकार का नारा देकर जिस तरह झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया, मुझे ऐसा साफ लगता है। बल्कि झारखंड से मैं भी काफी गहराई से जुड़ा हुआ हूं और झारखंड की जमीन और झारखंड के लोगों के मन मिजाज को मैं बेहतर तरीके से पढ़ सकता हूं। नवल शर्मा जी, तो एक सवाल का जवाब दीजिए। आप अच्छी बातें कर रहे हैं, आप अच्छा होमवर्क करके आए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता को आप बढ़िया घेर रहे हैं, पर आपने पहली ही लाइन में कहा कि आप मेरे एग्जिट पोल को आप नहीं मानते हैं, और फिर उसके बाद आप तर्क ऐसे दे रहे हैं मतलब जैसे आप चुनाव हार रहे हैं और बीजेपी चुनाव जीत रही है। नहीं सुमित जी मेरे कहने का मतलब समझा जाए। मैं ये बता रहा था, बिल्कुल मैं ये बता रहा था कि एग्जिट पोल के मेथोडोलॉजी की अपनी एक सीमा होती है। आप बता रहे हैं कि हमने सारे विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण किया, लेकिन झारखंड की जो जियोग्राफिकल टोपोग्राफी है, आप झारखंड के प्रत्येक बूथ पर तो नहीं गए।
तो झारखंड में जो भौगोलिक स्थलाकृति है, जितना दुर्गम क्षेत्र झारखंड का है, झारखंड की जो जनजातीय और आदिवासी आबादी है, जो लोग खुलकर सवालों का जवाब देना पसंद नहीं करते हैं। तो सैंपल सर्वे के आधार पर ठीक है नवल शर्मा जी, राज्य के मिजाज का हम लोग लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, और अमूमन ऐसा होता है कि जिसके हक में पोल नहीं आता है वो यही कहता है कि मैं सर्वे को नहीं मानता, और कांग्रेस पार्टी तो ऑफिशियली सर्वे को, ओपिनियन पोल को, एग्जिट पोल को बॉयकॉट करती है। लेकिन मेरा सवाल बहुत सीधा सा है यहाँ पर विजय सिंह जी, आपकी पार्टी में और कोई नेता नहीं है? आखिर क्यों नरेंद्र मोदी को यह मुद्दा मिलता है कि बाप बेटे की सरकार? हेलो, हाँ बोलिए विजय सिंह जी, आप ही से पूछ रहा हूं मैं। हाँ, जब प्रश्न बताया जाएगा फिर से। बहुत सीरियस सी बात है कि आपकी पार्टी में सोरेन परिवार के अलावा कोई और नेता है? आखिर क्यों नरेंद्र मोदी को बाप बेटे की सरकार का मुद्दा मिल जाता है? डायनेस्टी पॉलिटिक्स, वंशवाद। देखिए, जहां तक सवाल है बाप बेटे का और वंशवाद का, तो मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के वित्त मंत्री जसवंत सिन्हा का बेटा आज एमपी है भारतीय जनता पार्टी में, माधवराव सिंधिया के परिवार से राजनीति में लोग हैं, तो क्या वो वंशवाद नहीं है? क्या यह वंशवाद नहीं है? एक्चुअली जो काबिल नवयुवक है और आज यहाँ का कमान को संभाले हुए हैं, और सोरेन परिवार का जो आप सवाल है कि उनके अलावे को है कि नहीं, तो कई ऐसे नेता हैं यहाँ पर जो इस राज्य को उनके साथ लेकर चल रहा है जी। हम लोग आज उनके आदरणीय शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस चुनाव को लड़ने का काम किया है। और अच्छा, बहुत दिल पे हाथ रख के बोलिएगा विजय सिंह जी, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा विजय सिंह जी, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि क्या विजय सिंह झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता हो सकता है, अध्यक्ष हो सकता है, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकता है, या विजय सिंह सोरेन और शिबू सोरेन से रिश्तेदारी ही आपको वहां तक ले जाएगी? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो आज तक इतने दिन तक 40 वर्षों से इस पार्टी के साथ रह करके जो देखा है, इस पार्टी में जो सम्मान है और इस पार्टी में जो नेतृत्व करने का जो लोगों के बीच में जो ई छोड़ा गया है, उससे कहीं सिर्फ सोरेन परिवार का सवाल नहीं है, परिवारवाद का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ सभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए जो है एक मौका मिलता है। चलिए ठीक है, आपको लगता है कि मौका मिलता है, लेकिन प्रदीप सिंह जी कमेंट में आपका लेना चाहूंगा, क्या ये जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी अपने कैंपेन में बार बार, ये अपनी पार्टी के लोगों को भूल जाते हैं? अनुराग सिंह ठाकुर, प्रेम धूमल साहब के बेटे, शायद यशवंत सिन्हा के बेटे, जो तो बात दोनों में फर्क करते हैं, और मतलब सभी पार्टियों में नेताओं के बेटे बेटियां बहुएं सब पार्टियों में हैं। एक फर्क ये है कि उन पार्टियों की वंशवाद की बात होती है जहां पार्टी का सर्वोच्च पद डेट ऑफ बर्थ से तय होता है कि कहां आप पैदा हुए हैं। अगर इस परिवार में पैदा हुए हैं तो आप पार्टी के सर्वोच्च नेता बन सकते हैं। यशवंत सिन्हा के बेटे एमपी तो बन सकते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष या प्रधानमंत्री वो सिर्फ इसलिए नहीं बन सकते कि यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। तो इस मायने में फर्क है। ये निश्चित रूप से देखिए, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें बेटा या बेटी जो है वो बाप के व्यवसाय में जाती है, उसको बुरा भी नहीं माना जाता। लेकिन जब केवल जन्म के आधार पर नेतृत्व का फैसला होने लगे तो उसको बुरा माना जाता है। इस आधार पर वो बाप बेटे की सरकार या माँ बेटे की सरकार की बात करते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल सटीक विश्लेषण के लिए आप इस वक्त IBN7 के साथ रहिए, क्योंकि एक्सिस और APM का सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक सीट के नतीजे, जैसे कि हम आपको पहले बताते आ रहे हैं, एक एक सीट पर जाकर ये एग्जिट पोल किया गया और हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लगभग कम से कम 200 लोगों से बात की गई है, 200 से ज्यादा पर भी कई लोगों से कई जगहों पर बात की गई है। अब मैं आपको कुछ की कैंडिडेट्स के बारे में बताता हूं कि उनका भविष्य क्या कह रहा है। मधु कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एकमात्र विधायक थे जो अपने दम पर सरकार बना के ले गए थे सपोर्ट से
चुनाव हारने की आशंका है। मझगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी गीता कोड़ा उनकी जगह पर चुनाव लड़ रही थी, आपको याद होगा, वो भी चुनाव हारने की उनकी आशंका है। रघुबर दास अगले हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, जमशेदपुर पूर्व से चुनाव लड़ रहे हैं। ये जीत सकते हैं, हमारा एग्जिट पोल बताता है। एक्सिस एपीएम का पोल बाबूलाल मरांडी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको एक सीट से धनबाद से जीतते हुए दिखा रहा है, जबकि दूसरी सीट से जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से गिरिडीह, वहां से वो चुनाव हार रहे हैं। हारने की आशंका कहना चाहिए, हार रहे हैं कहना गलत होगा अभी, लेकिन हारने की आशंका है। सुदेश महतो एक और बड़ा फिगर झारखंड की पॉलिटिक्स में, ये सिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं और इनके हारने की आशंका है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर होगी। गीताश्री ये भी मंत्री हैं शिबू सोरेन सरकार में, हेमंत सोरेन सरकार में, और ये इनका चुनाव हारने की आशंका है। सुखदेव भगत कांग्रेस के एक और नेता जो मंत्री हैं सोरेन सरकार में, ये भी हार सकते हैं लोहारदग्गा से। कृष्णानंद त्रिपाठी एक और बड़ा नाम झारखंड की राजनीति का, ये भी अपना चुनाव हार सकते हैं डाल्टनगंज से। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जितने लोगों पर सवाल खड़े हो रहे थे, उनकी चुनाव जीतने को लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। विजय सिंह जी, एक लास्ट कमेंट में आपका लूंगा। मैं मानता हूं कि आप, विजय सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक लास्ट कमेंट में आपका लूंगा यहां पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर सरकार नहीं बना पाती है तो गठबंधन करने की कोशिश करेगी या विपक्ष में बैठेगी? संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है विजय सिंह जी से। एक लास्ट कमेंट प्रदीप सिंह जी आपका, आपसे पूछूंगा मैं इस सेगमेंट में, झारखंड को वाइंड अप करना है। क्या लगता है कि जेएमएम का जो नेचर है वो सत्ता में रहना चाहेगी किसी ना किसी तरीके से? हाँ बिल्कुल, उनके लिए कोई पार्टी अछूत नहीं है। सत्ता मिल रही हो तो किसी के भी साथ जाने के लिए, किसी से अलायंस करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि नंबर इतने आते हैं क्या किसी को उनकी जरूरत पड़ती है? ये बड़ा सवाल होगा। जो आपका एग्जिट पोल दिखा रहा है और जितना एक्सटेंसिव है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से सैंपल लिया गया है, उसके गलत होने की संभावना बहुत ही कम है। तो ऐसे में अगर बीजेपी अकेले बहुमत पा रही है तो ये सवाल ही जो है वो, ये पहली बार होगा कि झारखंड में अपने दम पर एक पार्टी सरकार बनाएगी। बिल्कुल, आप ये देखिए कि ये बीजेपी से ज्यादा इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है। लोगों को भरोसा है उन पर। अभी तक जो भी चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी की जीत का अगर एक सेंट्रल थीम कहे तो वो है मोदी पर भरोसा। तो मोदी, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या झारखंड जो दिखाई दे रहा है। तो एक बार फिर मोदी चमत्कार कम से कम झारखंड में एक्सिस एपीएम का सर्वे कह रहा है। एक ब्रेक में यहां पे ले रहा हूं और प्रदीप सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन तमाम पैनलिस्ट को, बाकियों को मैं शुक्रिया अदा करूंगा, विजय सिंह जी को, नवल शर्मा को और संबित पात्रा को।